तारीख थी 8 अक्टूबर 1993। वह रात गहरी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में गांव की कच्ची सड़क पर एक लड़का तेज कदमों से चल रहा था। आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि सिर्फ आग थी। उसके कानों में अब भी वही बात गूंज रही थी कि आज उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई है। उस रात उसके भीतर हमेशा के लिए कुछ टूट सा गया था। उसने कसम नहीं खाई, बस चुपचाप उस लड़के को ढूंढा जिसने उसकी बहन की इज्जत पर नजर डाली थी। और जब वह सामने आया तो गुस्से से अंधा वो लड़का एक पल भी नहीं रुका और वह बोला, जो मेरी बहन को गंदी नजर से देखेगा उसका यही अंजाम होगा। ये शब्द उसने ऊंची आवाज में नहीं कहे थे, लेकिन उसी पल उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। वो कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं था, एक स्कूल मास्टर का बेटा था। पढ़ाई में वह बेहद अच्छा था और शांत स्वभाव का था। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। 6 अक्टूबर 1973 दशहरे का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव मामखुर्द में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शिव प्रकाश। लेकिन घर वालों को क्या पता था कि यही नाम आगे चलकर पूरे पूर्वांचल में डर की पहचान बन जाएगा। समय के साथ वही शिव प्रकाश श्री प्रकाश शुक्ला कहलाया। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा होने की वजह से घर में उसे सबसे ज्यादा लाड प्यार मिला। पिता राम समूह शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी रह चुके थे। वे सख्त अनुशासन और साफ छवि वाले इंसान थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सरकारी ठेकेदारी शुरू की और ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर बने। बेटे के भविष्य को लेकर उनके सपने बड़े थे, इसलिए उस दौर में जब गोरखपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल गिने चुने हुआ करते थे तो उन्होंने श्री प्रकाश का दाखिला वहीं करवाया। लेकिन अंग्रेजी की किताबों और क्लासरूम की दुनिया उसे कभी रास नहीं आई। पढ़ाई से ज्यादा उसे गांव की मिट्टी, खुले मैदान और देसी माहौल खींचता था। कुछ ही वक्त में उसका स्कूल बदल दिया गया। अब श्री प्रकाश शुक्ला दाऊदपुर के लोक नायक ज्ञान भारती विद्या मंदिर में पढ़ने लगा। 1990 का दशक जब पूर्वांचल में बंदूक का बोलबाला था। अपराधी राजनीति से जुड़े हुए थे और राजनीति अपराध से जुड़ी हुई थी। डर का ऐसा माहौल था कि गोरखपुर को लोग मजाक मजाक में नहीं बल्कि सच में सेकंड शिकागो कहने लगे थे। इसी जहरीले माहौल का असर गांव के युवाओं पर पड़ना तय था और श्री प्रकाश भी उससे अछूता नहीं रहा। कम उम्र में ही उसके स्वभाव में उग्रता झलकने लगी। कोई उसकी बात काट दे तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसके सिर पर पहलवानी का जुनून सवार हो गया। परिवार में कुश्ती का शौक पहले से मौजूद था, इसलिए किसी ने टोका नहीं। कड़ी मेहनत, देसी डाइट और लगातार अभ्यास ने उसकी कद काठी बदल दी। चौड़ा सीना, मजबूत बाजू और लंबा कद, जल्द ही वो अखाड़ों में पहचाना जाने लगा। कुछ ही समय में श्री प्रकाश इलाके का जाना पहचाना पहलवान बन गया। अगर यही रास्ता चलता रहता तो शायद कहानी यहीं मुड़ जाती। लेकिन साल 1993 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन उसकी बहन स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में गांव के ही एक लड़के राकेश तिवारी ने उसके साथ बदसलूकी की। घर आकर जब लड़की ने यह बात पिता को बताई तो उन्होंने गुस्से में नहीं समझदारी में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसकी पुलिस में शिकायत करेंगे। वजह साफ थी, क्योंकि राकेश उस इलाके के कुख्यात बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। लेकिन यह बात जब श्री प्रकाश तक पहुंची तो उसके अंदर का उबाल फूट पड़ा। उसने पुलिस, कानून या परिणाम के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। वो पूरे गांव में राकेश को तलाशता फिरा और जब दोनों आमने सामने आए तो जो हुआ वो एक झटके में सब कुछ बदल देने वाला था। श्री प्रकाश ने उसे जमीन पर पटक दिया और तब तक नहीं रुका जब तक कि राकेश की सांसें थम नहीं गईं। 20 साल की उम्र, पहला कत्ल। उस दिन के बाद श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ एक पहलवान नहीं रहा, बल्कि अब वो पुलिस की वांछित सूची में था। लेकिन पुलिस अकेली नहीं थी जो उसे ढूंढ रही थी। एक और ताकतवर निगाह उस पर टिकी थी। यह निगाह थी पूर्वांचल के सबसे प्रभावशाली बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी की। बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही उनके कट्टर दुश्मन थे और श्री प्रकाश ने उनके आदमी को मारकर बिना जाने समझे तिवारी के खेमे में खुद को साबित कर दिया था। हरिशंकर तिवारी ने उसे दिलेरी का इनाम देने का फैसला किया। पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए उन्होंने श्री प्रकाश को 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया ताकि मामला ठंडा हो जाए। लेकिन बैंकॉक से लौटकर जो शख्स गोरखपुर आया वो पहले वाला श्री प्रकाश नहीं था। अब वो और ज्यादा निडर था और ज्यादा खतरनाक था। पढ़ाई से उसका रिश्ता पहले ही टूट चुका था। अब उसने अपने लिए रास्ता चुन लिया था। उसने ठान लिया था कि या तो वो इस दुनिया में राज करेगा या फिर नाम बनाकर मरेगा। और इसी फैसले के साथ पूर्वांचल की सबसे काली कहानियों में एक नया अध्याय लिखना शुरू हो चुका था। उस दौर में गोरखपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की धड़कन था। इसी शहर से पूरे जोन के बड़े टेंडर निकलते थे। लखनऊ, वाराणसी ही नहीं, बल्कि बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर जैसे बड़े रेलवे जंक्शन भी इसी सिस्टम के तहत आते थे। और जहां टेंडर होते हैं
वहां ताकत का खेल अपने आप शुरू हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल जरूर दबा दीजिए और साथ ही प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस खेल में बिहार के कद्दावर बाहुबली विधायक सूरजभान सिंह अक्सर नुकसान में रहते थे। जब भी उनके लोग गोरखपुर जाकर टेंडर उठाने की कोशिश करते तो यूपी के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही के गुर्गे उन्हें पीट पीट कर भगा देते। धीरे धीरे रेलवे ठेकों पर वीरेंद्र शाही का एक छत्र राज बनने लगा। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक पुराने खिलाड़ी की, जिनका नाम हरिशंकर तिवारी था। वीरेंद्र शाही उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि सूरजभान सिंह को गोरखपुर में लगातार दबाया जा रहा है तो उन्होंने चुपचाप बिहार वाले मोर्चे को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया बल्कि वीरेंद्र शाही को काउंटर करने के लिए उन्होंने सूरजभान सिंह के हाथ में एक नया हथियार थमा दिया, जिसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था। तिवारी ने सूरजभान से साफ कहा कि अब टेंडर लेने में दिक्कत नहीं आएगी। श्री प्रकाश के लिए यह मौका किसी सपने से कम नहीं था। उसके दिल में पहले से ही पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनने की आग सुलग रही थी। उसने सूरजभान सिंह को अपना गुरु मान लिया और उनके लिए काम में जुट गया। जल्द ही उसकी दबंगई रंग लाने लगी। जहां पहले सूरजभान के लोग पीटे जाते थे वहां अब सामने वाले रास्ता बदलने लगे। टेंडर सूरजभान के नाम होने लगे। डील सीधी थी। श्री प्रकाश ताकत लगाता, टेंडर दिलवाता और बदले में सूरजभान उसे कमीशन देता। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि श्री प्रकाश वह पैसा अपने पास नहीं रखता था। वो रकम भी सूरजभान के पास ही जमा रहती। ये भरोसे का रिश्ता था या शायद आने वाले बड़े खेल की तैयारी। इसी बीच श्री प्रकाश ने अपनी पहचान को और खतरनाक बनाने के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दी। लाखों रुपए की सुपारी और सामने वाला जिंदा नहीं बचेगा, यही उसकी गारंटी थी। इसके साथ ही उसने ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में भी अपनी मसल पावर झोंक दी। बहुत कम वक्त में उसका नाम अंडरवर्ल्ड की फाइलों में गूंजने लगा। लेकिन जैसे जैसे नाम बढ़ा वैसे वैसे उसके शौक भी बढ़ने लगे। अब उसकी रातें बड़े होटलों में कटने लगी। शराब, लड़कियां, महंगे मसाज पार्लर, गले में झूलती सोने की चेन और रफ्तार से भागती लग्जरी कारें, सब कुछ उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। वो खुद को किसी फिल्मी डॉन से कम नहीं समझता था। दोस्तों के बीच डींगे हाँकते हुए वह कहता कि मेरे फोन का खर्च ही रोज 5,000 का है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सच्चाई जानता था। उसे पता था कि यूपी माफियाओं की धरती है। यहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो उसे अभी भी एक छोटा खिलाड़ी मानते हैं। अगर उसे जल्दी पहचान बनानी है तो किसी बड़े नाम को मिटाना जरूरी है। इसी दौरान उसने सूरजभान से रेलवे टेंडर का पूरा खेल सीखा और फिर गोरखपुर में अपना अलग गैंग खड़ा किया। उसकी चालाकी यही थी कि गैंग में सिर्फ 3-4 भरोसेमंद लोग रखता। कम लोग, कम जानकारी और कम मुखबरी। उधर लखनऊ में उस वक्त लॉटरी का कारोबार आग की तरह फैल चुका था। शायद ही कोई चौराहा ऐसा हो जहां लॉटरी के स्टॉल ना हो। इसी धंधे में कट नाम का खेल चलता था, यानी ऐसे टिकट जिन पर टैक्स चोरी होती थी। दुकानदारों को सस्ता माल, ज्यादा मुनाफा। इस धंधे में विवेक श्रीवास्तव नाम का शख्स तेजी से ऊपर आ रहा था। लेकिन श्री प्रकाश के दोस्त संतोष पांडेय के रिश्तेदार आर.के. तिवारी का बिजनेस विवेक की वजह से बैठ गया। मजबूरी में उसने श्री प्रकाश से मदद मांगी। श्री प्रकाश ने सीधे विवेक को फोन किया और धमकी दी। लेकिन विवेक डरने वालों में से नहीं था। उसने उल्टा गालियां दी और फोन काट दिया। लेकिन यही उसकी आखिरी गलती थी। 11 जनवरी 1997 शाम करीब 7 बजे लखनऊ के ईश्वरीय दयाल कॉम्प्लेक्स से निकलकर विवेक अपनी होंडा सिटी के पास पहुंचा। 2 लोग आए, कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन? विवेक श्रीवास्तव। और उसके यहाँ कहते ही गोलियों की बारिश शुरू हो गई। करीब 80 राउंड चले और ट्रिगर दबाने वाले श्री प्रकाश और संतोष थे। हत्या के बाद दोनों ऐसे टहलते हुए निकले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में पुलिस ने आर.के. तिवारी को तो पकड़ लिया, लेकिन श्री प्रकाश फिर हाथ नहीं आया। और जैसे यही काफी ना हो, 10 दिन के भीतर ही उसने आलमबाग के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 3 और हत्याएं कर दी। अब उसका अगला निशाना तय था, वीरेंद्र प्रताप शाही। जिस आदमी के कारण उसकी जिंदगी की पहली आग भड़की थी, वही अब लिस्ट में सबसे ऊपर था। सूरजभान और हरिशंकर तिवारी भी शाही को रास्ते से हटाना चाहते थे। पहले भी उस पर 1996 में हमला हुआ था, लेकिन शाही बच निकला था। बावजूद इसके उसने न अपनी सुरक्षा बढ़ाई न दिनचर्या बदली और यही लापरवाही जानलेवा साबित हुई। तारीख थी 31 मार्च 1997। खबर मिली कि वीरेंद्र शाही लखनऊ के इंदिरा नगर में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कमरा देखने अकेले जा रहे हैं। वहीं पास ही एक स्कूल था जिसके पास करीब 400 लोगों की भीड़ थी, क्योंकि उस दिन रिजल्ट का दिन था। भीड़ के बीच श्री प्रकाश पहुंचा। उसके हाथ में AK-47 थी। कुछ सेकंड में गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। कुल 105 गोलियां चली
और वीरेंद्र शाही वहीं ढेर हो गए। पूरे यूपी में सनसनी फैल गई। हर गैंग को संदेश मिल चुका था कि पुराना बाहुबली खत्म हो चुका है और एक नया बेरहम खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। इस घटना के 2 महीने बाद मई 1997 में श्री प्रकाश ने लखनऊ के नामी बिल्डर मूलराज अरोड़ा को हजरतगंज ऑफिस से गन पॉइंट पर अगवा किया, उसे बिहार ले गया और करीब 50 लाख रुपए की फिरौती उसके घर वालों से वसूल की। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि ये सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत थी। खून की लकीर यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। 1 अगस्त 1997 को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ की सत्ता के बिल्कुल दिल में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि वह अब किसी से डरने वाला नहीं है। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित दिलीप होटल में उसने दिन दहाड़े गोलियां बरसाईं। 3 लोग मौके पर मारे गए। गोलियों की आवाज के बीच वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जो मेरे रास्ते में आएगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन उस नरसंहार में एक आदमी बच गया जिसका नाम भानु मिश्रा था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि हमला करने वाला खुद को अशोक सिंह बता रहा था और उसका एक ही मकसद था कि गोरखपुर के रेलवे टेंडर पर किसी और का नाम न चढ़े। यही पहली बार पुलिस को यह सुराग मिला कि अशोक सिंह कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला ही है, जो अलग अलग नामों से अपना खेल चला रहा था। अब तक उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघ चुका था। बिहार, दिल्ली, नेपाल और पश्चिम बंगाल, हर जगह उसके आदमी और उसके डर की कहानियां पहुंच चुकी थी। लेकिन इतनी ताकत भी उसके लिए काफी नहीं थी। उसकी भूख और बड़ी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ माफिया नहीं बनना चाहता था, बल्कि अब वह सत्ता चाहता था। और इसी लालच ने उसे उसी इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, और वह इंसान था हरिशंकर तिवारी। उस वक्त तिवारी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। श्री प्रकाश की नजर उनकी विधानसभा सीट पर थी। उसका लक्ष्य अब साफ था कि एक बार विधायक बन गया तो सरकार तक सीधी पहुंच होगी और फिर कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। जानबूझकर उसने रेलवे टेंडर को लेकर हरिशंकर तिवारी से टकराव शुरू किया। बात इतनी बढ़ी कि तिवारी को अंडरग्राउंड होना पड़ा। जान बचाने के लिए उन्होंने सेम जाति के होने का हवाला दिया और श्री प्रकाश के मामा से संपर्क किया और रहम की गुहार लगाई। कहा जाता है कि हालात इतने खराब हो गए थे कि तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को हर वक्त अपने साथ रखना शुरू कर दिया ताकि बेटे के हाथ पिता की मौजूदगी में न उठे। इस बार तिवारी तो बच गए, लेकिन श्री प्रकाश किसी और तूफान की तैयारी कर चुका था। एक ऐसा तूफान जो यूपी ही नहीं बल्कि बिहार को भी हिला देने वाला था। बिहार में तब एक नाम गूंज रहा था, छोटन शुक्ला। उसकी हत्या के बाद सियासत में भूचाल आया। आरोप लगे कि यह कत्ल तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए करवाया। कुछ ही दिनों बाद छोटन के भाई भुटकुन शुक्ला को भी मार दिया गया। अब बचे थे सिर्फ सबसे छोटे भाई मुन्ना शुक्ला। 2 भाइयों की चिताओं की राख से उसने अपने माथे पर तिलक लगाया और कसम खाई कि अब ब्रिज बिहारी प्रसाद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सामने वाला कोई आम आदमी नहीं था। ब्रिज बिहारी खुद एक बाहुबली नेता और बिहार सरकार में मंत्री थे। मुन्ना अकेले यह जंग नहीं लड़ सकता था। श्री प्रकाश से उसकी दोस्ती थी, लेकिन वह मदद मांगने से हिचक रहा था। इसी बीच ब्रिज बिहारी ने अपनी ताकत दिखाते हुए सूरजभान सिंह को जेल भिजवा दिया। वही सूरजभान जिसे श्री प्रकाश गुरु मानता था। इतना ही नहीं, जेल में ही उसे जहर देकर मरवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन किस्मत से सूरजभान बच गया। अब उसके लिए ब्रिज बिहारी को जिंदा छोड़ना नामुमकिन हो गया। सूरजभान ने मुन्ना शुक्ला से संपर्क किया। संदेश साफ था कि इस बार अकेले नहीं हो, श्री प्रकाश तुम्हारे साथ है। अपने आका का इशारा मिलते ही श्री प्रकाश हरकत में आ गया। मौका तलाशा जाने लगा। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई है और वह पटना के IGIMS में भर्ती है। 11 जून 1998 को श्री प्रकाश अपने 2 भरोसेमंद साथियों अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ पटना पहुंचा। मुन्ना शुक्ला ने हथियारों का इंतजाम कर दिया। योजना इतनी शातिर थी कि शक की कोई गुंजाइश न रहे, जिसके तहत श्री प्रकाश ने खुद को फर्जी नाम से उसी अस्पताल में भर्ती करवा लिया। तारीख थी 13 जून 1998। ब्रिज बिहारी प्रसाद अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से किसी काम से बाहर गए थे। लौटते वक्त जैसे ही वह कार से उतरे और अस्पताल की ओर बढ़े तो अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा के घेरों के बीच एक मंत्री जमीन पर गिर चुका था। ब्रिज बिहारी प्रसाद मारे जा चुके थे। भारी सुरक्षा के बावजूद हुए इस कत्ल ने पूरे बिहार को दहला दिया। अब श्री प्रकाश सिर्फ यूपी पुलिस की वांछित सूची में नहीं था, बल्कि बिहार पुलिस भी उसकी तलाश में उतर चुकी थी। जैसे जैसे उसके गुनाह बढ़ते गए, वैसे वैसे पुलिस की फाइलें मोटी होती चली गईं। हर पन्ना एक नई दहशत की कहानी कहता था, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी,
क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। इन ताबड़तोड़ वारदातों ने सरकार की नींद उड़ा दी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उनका आदेश दो टूक था कि जो हुआ है वह बर्दाश्त के बाहर है, जिसने किया है उसे जमीन से उठाकर अदालत तक लाओ, जिंदा या मुर्दा। पुलिस फौरन हरकत में आई। दिन रात जांच चली और जल्द ही साफ हो गया कि होटल में जो खून बहा था उसके पीछे गोरखपुर का वही कुख्यात चेहरा था। जब उसके रिकॉर्ड खंगाले गए तो अफसरों के भी होश उड़ गए। उसके नाम 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं थी। ये अब कोई मामूली अपराधी नहीं था। इसीलिए फैसला हुआ और STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। और अब पूरा सिस्टम एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या STF उसे रोकेगी या फिर वो किसी और अफसर की फाइल हमेशा के लिए बंद कर देगा। और यहीं से कहानी असल मोड़ लेती है। 90 का दशक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बेचैन दौर। हर मीटिंग, हर ब्रीफिंग में वही नाम, श्री प्रकाश शुक्ला। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में 2 वरिष्ठ IPS अफसर राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर मोबाइल सर्विलांस की शुरुआती तकनीक से नंबर खंगाल रहे थे। तभी एक कॉल आया। आवाज घबराई हुई थी लेकिन भरोसा साफ झलक रहा था। उसने कहा, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो 4 दिन बाद हजरतगंज के एक सैलून में बाल कटवाने आएगा। उनके लिए बस इतना ही काफी था। 4 दिन बाद राजेश पांडे, सत्येंद्र वीर, RK सिंह और रणकेंद्र चारों सादी वर्दी में हजरतगंज पहुंच गए। सैलून के अंदर नजर दौड़ाई। कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो सीधा शक के घेरे में आए। हकीकत ये थी कि पुलिस के पास उसकी कोई फोटो ही नहीं थी, बस उम्र का अंदाजा था और मन में डर की छाया थी। कुछ देर बाद चारों बाहर निकल आए और जनपद चौराहे के पास खड़े हो गए। तभी एक गली से 4 लड़के निकलते दिखे। एक के हाथ में 2 बैग थे, बाकी 3 उसके साथ। उन पर उनका शक गहराया। बिना एक पल गंवाए चारों अफसरों ने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल देखते ही 3 लड़के उल्टे पांव भागे, लेकिन जो बैग लिए था वो वहीं रुक गया। राजेश पांडे आगे बढ़े और बोले कि बैग खोलो, अंदर क्या है। बैग खुला और पल भर में सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर AK-47 राइफल और दूसरे हथियार थे। उधर RK सिंह बाकी 3 लड़कों के पीछे दौड़े। कुछ दूरी पर एक आदमी मुंह के बल जमीन पर पड़ा दिखा। उन्होंने पास जाकर देखा तो सांसें थम गईं। वो कोई और नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर RK सिंह थे। उनका शरीर गोलियों से छलनी था। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, राजेश पांडे चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही RK सिंह शहीद हो चुके थे। अगले दिन जब पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची तो एक दुकानदार ने जो बताया उसने सबका खून जमा दिया। उसने कहा, पहले 3 लड़के भागते हुए आए। उनके पीछे एक आदमी पिस्टल लिए दौड़ रहा था। वो तार की बाड़ में फंस गया। तभी तीनों पलटे उस पर टूट पड़े। एक ने उसकी रिवॉल्वर छीनी और सीधे उसके सिर पर रखकर सारी गोलियां उतार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पता चला कि उन्हें 9 गोलियां मारी गई थी, एक भी कम नहीं। और ये वारदात अंजाम दी थी उस शख्स ने जिसका नाम अब दहशत बन चुका था, श्री प्रकाश शुक्ला। वही आदमी जिसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सर्विलांस का सहारा लिया था। एक ऐसी तकनीक जो आगे चलकर भारतीय पुलिसिंग का आधार बन गई। अब दबाव हर तरफ से था, राजनीति, मीडिया, सिस्टम, सब एक साथ। STF को फुल एक्शन मोड में आना ही था। टारगेट एक ही था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये कि कोई नहीं जानता था कि वो दिखता कैसा है। ना फोटो, ना स्केच, बस उम्र करीब 25 साल, तेज दिमाग, बेहद चालाक और मौत से बेखौफ। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे उसका खौफ भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ लोकल अपराधी नहीं था, अब वो सत्ता के लिए भी खतरा बन चुका था। और ये जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। एक शाम STF के दफ्तर में अचानक एक खबरी का इनपुट आया। आवाज घबराई हुई थी लेकिन खबर ठोस थी। सर, श्री प्रकाश ने 6 करोड़ रुपए लिए हैं। टारगेट है मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। यह सुनते ही अफसर ने कहा, क्या? और अफसर झट से कुर्सी से खड़ा हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब मामला पर्सनल नहीं रहा था। ये पॉलिटिक्स से होता हुआ सीधे नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच चुका था। फैसला उसी पल हो गया, या तो श्री प्रकाश जिंदा पकड़ा जाएगा या फिर यहीं उसका अंत लिखा जाएगा। यूपी STF अब मैदान में उतर चुकी थी। उनके हाथ में डेथ वारंट था, हर मुखबिर एक्टिव था, हर थाना अलर्ट था और सबसे अहम, उसका मोबाइल नंबर पूरी तरह सर्विलांस पर था। यहीं से कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई। ट्रैकिंग से पता चला कि श्री प्रकाश सिर्फ जुर्म में नहीं, शौक में भी हाई लेवल खिलाड़ी था। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और घंटों घंटों फोन पर बातें। एक रिपोर्ट आई, सर, वो एक ही नंबर से बार बार एक ही लड़की को कॉल कर रहा है। कौन? नाम नहीं पता, लेकिन वो उसे चाची जान कहकर बुलाता है। कमरे में एक दूसरे की तरफ नजरें उठी। अब STF के सामने 2 सच थे। एक सिरफिरा अपराधी जो किसी भी हद तक जा सकता था और दूसरी तरफ उसका एक कमजोर बिंदु यानी उसका दिल। पुलिस समझ चुकी थी कि डोर किसके हाथ में है। जैसे ही कॉल्स की लोकेशन ट्रेस हुई, कहानी ने तेज मोड़ लिया। श्री प्रकाश को भी किसी ने खबर दे दी थी कि
पुलिस उसकी लाइव लोकेशन पकड़ रही है। ये जानते ही उसने एक चाल चली, मोबाइल छोड़ दिया और पीसीओ से कॉल करने लगा। उसने सोचा कि वह अब सिस्टम से बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि पुलिस चालाक नहीं, डेढ़ सियानी थी। एसटीएफ ने पहले ही उस लड़की का नंबर सर्विलांस पर डाल रखा था और अब सिर्फ आवाज पकड़नी थी और दिशा तय करनी थी। और लोकेशन मिली इंदिरापुरम, गाजियाबाद। टीम अलर्ट पर आ गई। आदेश साफ था, अब और इंतजार नहीं। तारीख थी 23 सितंबर 1998। यही वो दिन था जब यूपीएसटीएफ अपने सबसे खतरनाक मिशन पर निकली। तभी इनपुट आया कि श्री प्रकाश गाजियाबाद से निकल चुका है, दिल्ली हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। प्लान तैयार था, जगह तय थी, वसुंधरा एनक्लेव। सड़क पर प्लान सेट किया गया। हर जवान के हाथ में मॉडर्न राइफल थी, उंगलियां ट्रिगर पर और नजरें एक ही दिशा में। फिर राजेश पांडे के फोन की घंटी बजी। सर, टारगेट बॉर्डर के पास है, व्हाइट स्टीम कार है जिसमें 3 लोग हैं। और तभी एक पल की खामोशी सी छा जाती है। श्री प्रकाश भी उसी में है। AK-47 नहीं है, सिर्फ पिस्टल है। और यह कहते ही फोन कट गया। हवा भारी हो गई, सड़क थम सी गई। अब या तो इतिहास लिखा जाने वाला था या किसी और अफसर की फाइल बंद होने वाली थी। अगला मोड़ अब बस एक ट्रिगर दूर था। राजेश पांडे ने फोन पर आखिरी शब्द सुने और बिना एक पल गंवाए लाइन काट दी। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, तैयार रहो, शिकार पास आ चुका है। अब खेल अपने आखिरी मोड़ पर था। एसटीएफ की सांसें थमी हुई थी और उंगलियां ट्रिगर पर थी। दिल्ली बॉर्डर पार करते ही श्री प्रकाश शुक्ला की कार के पीछे एक दूसरी गाड़ी बिल्कुल साए की तरह लग गई। उसमें 4 जवान थे, सादी वर्दी, पक्की नजरें और एक ही मकसद। जैसे ही कार उस मोड़ पर पहुंची जहां घात बिछी थी, शुक्ला की नजर झाड़ियों में छिपी हलचल पर पड़ गई। बस 1 सेकंड और उसे समझ आ गया। गाड़ी रोको, उसने ड्राइवर से कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। झाड़ियों से जवान बाहर निकल आए थे। कार चारों तरफ से घिर चुकी थी। श्री प्रकाश शुक्ला हमेशा एक चाल आगे चलता था। उसने फौरन कहा, रिवर्स अभी। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पीछे भी एसटीएफ का जाल कस चुका था। रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। अब एक ही विकल्प बचा था, मुकाबला। शुक्ला ने पिस्तौल निकाली और बिना रुके ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया। जवाब उसी रफ्तार से आया। गोलियों की आवाज खामोशी को चीरती चली गई। धुआं, चीखें और मौत की गंध। ये वो पल था जहां एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ एक आदमी जो हार मानना जानता ही नहीं था। गाड़ी खेतों की ओर मुड़ी, पानी से भरे खेत में जहां थी कीचड़ और फिसलन। लेकिन एसटीएफ ने घेरा और कस दिया। दोनों साथी पहले ही गिर चुके थे। शुक्ला को 2 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक आखिरी कोशिश में उसने गाड़ी को और अंदर मोड़ दिया, जैसे अभी भी किस्मत पलट सकती हो। लेकिन किस्मत अब उसके साथ नहीं थी। कीचड़ में कार धंस गई। इंजन चीख कर खामोश हो गया। चारों तरफ एसटीएफ के जवान थे और अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी श्री प्रकाश शुक्ला ने पिस्तौल उठाई, एक बार फिर फायर किया और उसी पल चारों दिशाओं से जवाबी गोलियां चली। कुछ सेकंड और सब खत्म। वहीं खेत के किनारे एक नाम हमेशा के लिए इतिहास बन गया। जिस आदमी के नाम से पूरी यूपी कांपती थी, वो वहीं खामोश पड़ा था। एसटीएफ के अफसरों ने लंबी सांस ली। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, बल्कि ये महीनों की बेचैनी का अंत था। अब सवाल रह जाते हैं कि क्या उसका हौसला वाकई उसे इतना आगे ले गया था? क्या वो सच में इतिहास बदल सकता था? जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सच साफ है, बंदूक से बना डर बंदूक पर ही खत्म होता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की आखिरी कहानी। आप क्या सोचते हैं, ये श्री प्रकाश शुक्ला का हौसला था या अंधा गुरूर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं फिर लौटूंगा एक और सच्ची, दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।